साथियों नमस्कार। मैं भानु मौर्य। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचर ए नेशन बिल्डर पर। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्ट 2, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंस डिस्ट्रॉयर जिसको कहते हैं माना जाता है? तो इसका आंसर है प्रौद्योगिक मानव, टेक्नोलॉजिकल मैन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? तो इसका आंसर है पशुपालन। तीसरा क्वेश्चन, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है? झूम कृषि। चौथा, विश्व तथा भारत में आज भी झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है? दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर भारत में। जी हाँ दोस्तों, ये झूम कृषि जो है पूर्वोत्तर भारत में, जहाँ जंगल वगैरह अधिक हैं, उस स्थान पर आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? फ्रेडरिक रिटजल को। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? तो सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान व आर्द्रता 225 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60% आर्द्रता। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, मेक विजन क्लाउड सीडिंग जिसे कहते हैं, में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो मेक विजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें साथियों, ऋतु वैज्ञानिक तत्वों तथा प्रक्रमों में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष परिवर्तनों में मेघ विजन सर्वप्रमुख है। मेघ विजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वर्षण की क्रिया को प्रेरित करके अधिक जल वर्षा प्राप्त करना है। मतलब क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वर्षण की क्रिया को प्रेरित किया जाता है और अधिक जल वर्षा कराई जाती है। मेघ विजन की प्रक्रिया के अंतर्गत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन की कुछ यौगिकों के प्रयोग द्वारा अतिशीतलित बूंदों का घनीभवन करना सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, भूमिगत जल दोहन के कारण कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका आंसर है बुकलिन शहर, जो कि यूएसए में है। ध्यान दें, सागर तट पर स्थित शहरों में पेयजल की प्राप्ति के लिए भूमिगत जल के दोहन के कारण सतह के नीचे निर्मित कोटरों में सागर का खारा जल प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण भूमिगत जल जो है हमारा दूषित हो जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक या डिस्ट्रॉयर कौन सा यौगिक है? तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए रक्षक कवच है, क्योंकि यह सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको सोख लेती है तथा पृथ्वी की सतह को अधिक गर्म होने से बचाती है। पराबैंगनी विकिरण फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को भी तेज कर देता है, जिसका कारण जहरीला कोहरा बनता है। नेक्स्ट, ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो साथियों, ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता जोसेफ फोरमैनोव ने लगाया, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, 1985 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिक दशक नाम कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1965 से 1974। अगला क्वेश्चन, अपने स्थान पर शैल तथा रिगोलित के विघटन की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय, वेदरिंग। अगला क्वेश्चन, अपक्षय कौन सी क्रिया है? भौमिकीय प्रक्रिया, जियोलॉजिकल। अगला, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो ये टेनेसी नदी है, जिसको दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी परियोजना किस परियोजना की अनुकृति है? तो दोस्तों, दामोदर नदी परियोजना जो है ये टेनेसी घाटी, जो कि यूएसए में है, उसकी एक अनुकृति है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं। ये नदियां, एक तो येलो नदी है चीन, दूसरी गंगा, जो कि भारत में ही उपस्थित है।
अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। साथियों, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन, मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र नील नदी की देन। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक की उपमा प्रदान किया जाता है? तो ये हमारी कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक की उपमा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हेकले ने किया था। ध्यान दें दोस्तों, वातावरण तथा जीव समुदाय के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। अगला क्वेश्चन, रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो साथियों, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, अल्पदीप्तिकाली शॉर्ट डे प्लांट किससे पौधे हैं? तो ये पौधे हैं तम्बाकू और सोयाबीन। पौधे के फूलने फलने की वृद्धि, प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण में प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के इस अवधि को दीप्तिकाल तथा प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छाया प्रिय पौधे को कहते हैं हेलियोफोबस। इस वर्ग के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो छायादार स्थानों पर होते हैं, उदाहरण एबीस टेक्सस। अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, अर्थात एंजाइम जो होते हैं किस ताप पर सर्वोत्तम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील, अधिक काम करते हैं? तो वो ताप है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दें साथियों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अधिकतम क्रियाशील होते हैं एंजाइम, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे एंजाइम अक्रियाशील हो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते हैं। जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है जिसके फलस्वरूप यह नष्ट हो जाते हैं। यानी 25 से 35 डिग्री के बीच अधिकतम क्रियाशील होते हैं, 0 से नीचे आने पर अक्रियाशील होते हैं परंतु नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं भारत में? तो ये मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो यह जैविकीय क्रिया है। अगला क्वेश्चन, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है। जो बीज को अंकुरण करते हैं आर्टिफिशियल रूप से उसको कम ताप पर रखना कहलाता है बसंतीकरण। ध्यान दें, कुछ पौधों के बीज सामान्यतः तापमान पर अंकुरित नहीं होते हैं। सॉरी, यहाँ बीज की जगह बीज लिख गया है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा जाएगा। कुछ पौधों के बीज सामान्य तापमान पर अंकुरित नहीं होते हैं और इन्हें कम तापमान अथवा शीत दशाओं में कुछ समय तक रखना पड़ता है। ऐसे करने पर बीज अंकुरित हो जाते हैं। यह क्रिया बसंतीकरण कहलाती है, वर्नालाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मरूद भी जीरोफाइट्स पौधे में प्रायः पत्तियां किस में बदल जाती हैं? कांटे में। साथियों, जीरोफाइट्स जो पौधे होते हैं वो प्रायः रेगिस्तान में मिलते हैं, जैसे आपका नागफनी होता है तो वहाँ जो है पत्तियाँ स्वभाव के अनुसार कांटों में बदल जाती हैं। ध्यान दें दोस्तों, जलोदभिद हाइड्रोफाइट्स जो है किन पौधों को कहते हैं? जो जल में डूबे हुए, जल में तैरते हुए पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार समोदभिद मीजोफाइट्स औसत जल में उगने वाले पौधे को कहते हैं। जीरोफाइट जो कम जल में उगने वाले पौधे होते हैं, जैसे रेगिस्तान में आपका पौधे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। अगला क्वेश्चन, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, वनस्पतियां जब सड़ती हैं तो उससे मीथेन गैस निकलती है, CH4। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हमारी वीडियो? हमारे इस टीचर एंड नेशन बिल्डर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपको अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 लेकर मैं हाजिर होऊंगा। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें, जो भी इस वीडियो में कमियां हैं
वो आगे हम सुधार सके। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।